सो हेलो एवरीवन। तो आप भी अगर मेरी तरह अपनी 30s या 40s में चल रहे हैं तो एक बात जो आपको अभी से मिस नहीं करनी चाहिए वो है अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग। जितना हो जैसे हो कम से कम थोड़ा बहुत रिटायरमेंट के लिए सेव जरूर करें, और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ नए प्लान्स देखने पड़ेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी बीच में मैं आपके लिए एक और प्लान लेके आया हूँ जो कि SBI की तरफ से आता है, SBI लाइफ का रिटायर स्मार्ट प्लान। तो इस वीडियो में हम इसी प्लान के बारे में जानेंगे, समझेंगे, इसके प्रोस एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये प्लान वाकई में एक स्मार्ट रिटायरमेंट ऑप्शन है भी कि नहीं। किन फैक्टर्स को हमें एक्चुअली कंसीडर करना चाहिए जब हम अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्या सही एज होगी और कैसे बनेगा एक रिटायरमेंट का अच्छा प्लान। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंचते हैं। वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो इसे लाइक कर दो और चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं। तो ये है SBI लाइफ का रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान। अब रिटायर स्मार्ट प्लस क्यों? कुछ अच्छे फीचर्स होंगे शायद, इसलिए वही हमें देखने हैं। तो देखो ये एक इंडिविजुअल प्लान है, मतलब यानी कि सिंगल पर्सन को मिलता है, ठीक है। यूनिट लिंक्ड यानी कि इससे कुछ म्यूचुअल फंड्स की यूनिट जुड़ी हुई हैं। बेसिकली ये प्लान मार्केट रिस्क बेस्ड फैक्टर वाला प्लान है। तो इसमें क्या होता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट मिलती है, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि SBI के इंडिविजुअल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब किसी तरह का इनकी तरफ से बोनस नहीं दिया जाएगा। पेंशन सेविंग स्कीम, मतलब ये जो सेविंग प्लान है ये रिटायरमेंट या पेंशन पाने के पर्पज़ से है। तो सबसे पहले क्या करना होगा इस प्लान में? तो देखो कोई एक प्रीमियम आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना देना चाहते हो। सपोज करते हैं कि आपने 5000 डिसाइड किया, ठीक है। इसके अगेंस्ट में आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस दे दिया जाएगा जो कि एक्चुअली वैल्यूबल नहीं है यहाँ पर, मतलब यानी कि इस इंश्योरेंस से कुछ खास फ़ायदा होता नहीं, सिर्फ आपकी प्रीमियम का 105% आपको रिटर्न आता है। तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे और इसके लिए ज़्यादा पैसा ये लोग चार्ज भी नहीं करते, सिर्फ 20 रुपये पर महीने आपका जाने वाला है। इसमें जो मेजर फैक्टर है वो है म्यूचुअल फंड की यूनिट जो आपको SBI लाइफ की तरफ से मिलेगी। उनमें से आपके पास 7 ऑप्शंस होंगे, यानी कि 7 डिफरेंट प्लान होंगे जिसमें से आप ये 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्लान में से जब आप प्रीमियम देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, ये 2 चार्जेस डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब ये भी ज़्यादा नहीं होंगे, 45 रुपीज़ होगा एक, और 249 रुपये, यानी कि लगभग पॉलिसी का 3 से 4% के आसपास प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस भी रहेगा। तो कुल मिला के अगर आप 5000 रुपये का प्रीमियम हर महीने डिसाइड करते हैं कि आप देंगे तो लगभग 4686 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। कहाँ? म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने में, ठीक है। म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने में लग जाएंगे। तो सपोज करते हैं कि इसी कंपाउंडिंग से, यानी कि इसी मल्टीप्लिकेशन से जब आप ये प्लान लेते हो, है ना, 5000 रुपये हर महीने की प्रीमियम देते हो और ये प्रीमियम मंथली जा रही है, 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो और 20 साल बाद इसे विड्रॉल करते हो, है ना। और लगभग म्यूचुअल फंड की जो रेट आती है, जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, इक्विटी में, डेट में, अगर वो 12% भी रहती है लगभग, है ना, हम मान के चल रहे हैं, तो आपके जो 6 लाख रुपए आपने दिए वो 20 साल बाद 34 लाख रुपए हो जाएंगे। ऐसा आपको दिखाई पड़ता है इस प्लान में, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप SBI की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। SBI लाइफ पर जाओगे तो वहाँ पे आपका प्रीमियम कैलकुलेटर और फंड की वैल्यूएशन का कैलकुलेटर आपको आएगा, जहाँ आपको ये 34 लाख रुपए 6 लाख से बनते हुए दिखाई देंगे 12% की रेट से, जो कि थोड़ा सा जेन्युइन भी लगता है, क्योंकि आप मोस्टली म्यूचुअल फंड की प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखोगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, तो वो मतलब सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब 2007, 2010, 2015 में जब वो शुरू हुए होते हैं, तब से लेकर के अब तक 15 से लेकर के 25% तक अच्छे म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस में अपने रिटर्न देते हैं, है ना। CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इतना रहता है। तो उस हिसाब से तो ये 34 लाख रुपए बिल्कुल स्मूथली आपको इफेक्टिव होते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर क्या सच में इस प्लान में हो पाएंगे? यही तो हमें चेक करना है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 20 साल की उम्र से आप इसे चालू कर सकते हो और मैक्सिमम 60 साल की। अब 60 साल मैक्सिमम का क्या मतलब है? अगर कोई 60 की उम्र में ये प्लान लेता है तो अगले 10 साल के लिए इसे ले सकता है, 5 साल प्रीमियम पे करे और अगले 5 साल मेच्योरिटी का वेट करे, ठीक है। मिनिमम जो एज एट मेच्योरिटी है वो 30 ईयर्स है। अब 10 साल के लिए कोई लेता है तो 20 साल पे अगर उसने लिया तो अगले 10 साल में मेच्योर होने के बाद 30th ईयर से उसको पैसे आने चालू हो भी सकते हैं, है ना। मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज है वो 70 है, यानी कि 70 के ऊपर ये प्लान नहीं जा सकता, ये याद रखेंगे। प्रीमियम पेमेंट की अगर बात करें तो रेगुलर पे कर सकते हैं, यानी मंथली लिमिटेड
प्रीमियम्स दे सकते हैं, मतलब 7, 8, 15, 20 ऐसे जो अपना चाहें आप। इसके अलावा सिंगल प्रीमियम यानी एक बार में भी पूरा पैसा दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी के बारे में जो आप पढ़ सकते हैं, यानी कि रेगुलर के केस में आप मिनिमम 3,000 रुपये का मंथली प्रीमियम से इस प्लान को ख़रीद सकते हैं, है ना, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और सिंगल प्रीमियम की अगर बात करें तो 1,00,000 रुपये दे करके भी आप प्लान ये ले सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो फोकस है ना वो अपने ऊपर फंड का है कि अपने को कौन से फंड मिलने वाले हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और एक्चुअली ये प्लान वर्थ है कि नहीं। तो फंड की अगर बात करें तो 7 फंड्स इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला है इक्विटी पेंशन फंड, ठीक है। अब ये जो इक्विटी पेंशन फंड है ना ये कम्प्लीटली इक्विटी में लगाता है, और अगर कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही तो थोड़ा सा डेट में भी लगा देगा। 20 गारंटी नहीं है, 100% भी लगा सकता है इक्विटी में 80 से लेकर के। और इसका जो रिस्क है ना वो हाई है, तो जो लोग रिस्क फैक्टर से बचना चाहते हैं ना, रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो डेट में लगाएं या फिर बैलेंस फंड में लगाएं। अब दूसरा है इक्विटी ऑप्टिमाइज़र पेंशन फंड, ये भी एक इक्विटी फंड ही है। इसके बाद ग्रोथ पेंशन फंड, अब ये भी एक इक्विटी फंड है लेकिन बैलेंस करता है, थोड़ा पैसा डेट में भी लगा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं अपने पास है बॉन्ड फंड, है ना, ये सबसे सेफ़ कहा जा सकता है या सेफ़ कहा जा सकता है ना। लो टू मीडियम इसका रिस्क फैक्टर इन्होंने दिया है, जिसमें कि ये डेट के इंस्ट्रूमेंट में 60 से लेकर के 100% तक लगा सकते हैं। बाकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो ना बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना उसके रिलेटेड है ये बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होता है। ये एक दूसरी मार्केट होती है जहाँ पर मनी मार्केट फंड जिसे कहते हैं, या डेट वाला डिबेंचर वगैरह चलते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो मनी मार्केट वाला फंड जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों की साथ समस्या ये है कि इनका रिस्क फैक्टर तो लो है, पर इनकी जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न होती है ना वो भी 6 से लेकर के 8 तक ही चलती है, जो कि काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो जिन लोगों को अर्निंग करनी है अच्छी वो लगाएंगे इक्विटी फंड में, ठीक है। जिनको सेफ खेलना है वो डेट फंड में, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इनिशियल ईयर्स में जब आपके ऊपर रिस्क बर्डन ना हो तब आप इक्विटी में चलते रहें, लास्ट में जा करके चेंज कर दें, क्योंकि स्विचिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लास्ट में अपने पैसे को डेट में डाल करके सेव कर लें, ठीक है। अब चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस चेक करने की इन फंड्स की, जो अभी आपने ऊपर 7 फंड्स देखे। तो सबसे पहले कुछ इक्विटी फंड देखेंगे, उसके बाद कुछ डेट के बारे में बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि प्लान वर्थ है कि नहीं। तो अब डेट के फंड और इक्विटी के फंड को अगर आपको देखना हो ना, इनके NAVs, डेली NAVs, तो SBI लाइफ की वेबसाइट पर आप जाओगे, सर्विसेज का ऑप्शन है, इसमें NAV फंड परफॉर्मेंस, यहाँ जा कर के आप इसे देख सकते हो। मैंने ये खोल रखा है। इसमें तरीका क्या है, तो भैया यहाँ पर अपने प्लान को सेलेक्ट कर लो कि आपका कौन सा प्लान है। रिटायर स्मार्ट प्लान है जी। हो सकता है कि कई बार आपके नए कोई प्लान हो तो वो इसमें आए भी ना, लेकिन जो ना इनके पीछे म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं वो सबके कॉमन है। आप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखने वाले हो तो आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा प्रेजेंटली प्लान खोल रखा है। तो मैंने ना कुछ परफॉर्मेंस पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, बिकॉज यहाँ बहुत टाइम लगने वाला था, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये रखा हुआ है, आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, ये है इक्विटी पेंशन फंड, ठीक है। अब इसके सीरियल नंबर से इसे पहचाना जा सकता है, ये इसका सीरियल नंबर है, और यही सीरियल नंबर आपको ना यहाँ ऊपर भी देखने को मिला होगा। तो इस सीरियल नंबर से अपन मैच करके अपने फ़ंड की परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो फ़ंड है वो एक इक्विटी फ़ंड है, लेकिन इसका अगर आप CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखोगे 2007 से लेकर 2025 तक, मैंने अब तक का ना इसका सिंस इंसेप्शन का पीरियड चूज़ कर लिया। मैंने क्या किया कि पूरे 18 साल की परफॉर्मेंस इसकी निकाली, तो वो लगभग 9% के आसपास आ रही है ना। बेंचमार्क जो है वो 8 के आसपास है, बेंचमार्क से ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ही कम है इक्विटी में। एक्चुअली ये सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस हुए थे या प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था तब से है, 2007 से। तो उस समय इतनी ठीक है ट्रेडिंग नहीं होती थी, खरीद फरोख्त नहीं थी, इतने सारे ऐप भी नहीं थे। आज की डेट में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, तो अकॉर्डिंगली अभी जो रिटर्न्स आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि हम इसके लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न देख लेते हैं। तो 2019 से लेकर के 25 तक यानी कि लगभग 6 साल के पीरियड में इसने ना रिटर्न और अच्छा दिया है। CAGR करीब 13.39 का रहा है, और बेंचमार्क की बात करें तो वो 13 ही रहा है। तो मतलब एक बार फिर से इन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और 13% का इक्विटी में रिटर्न दिया है। अब आप कहोगे कि 13 भी कम है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स का आप मोतीलाल ओसवाल का रिटर्न देखो, इन्वेस्को का रिटर्न देखो, ICICI पोटेंशियल के म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न देखोगे तो इससे ज़्यादा बेटर है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो ये पेंशन फंड वगैरह होते हैं ना, इनको मैनेज करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली
परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा इनका जो परफॉर्मेंस का रिटर्न होता है ना, वो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड यानी कि जो आप डायरेक्ट मार्केट में खरीदते हो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड, उनसे कम आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी रिटर्न ओवरऑल ठीक रहता है। अब एक बार फिर से मैंने सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखा, ठीक है। 1 साल की अगर रिटर्न की बात करूँ तो वो लगभग 12% का था, है ना, 2024 से लेकर के 2025 तक। अब थोड़ा सा मार्केट इस ईयर में वॉलेटाइल भी रहा था, बट ओवरऑल अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो इसका करीब 12 से 14% का इक्विटी में रिटर्न रहने वाला है। अगर एक अपन डेट की ओर बात कर लें कि डेट में क्या चल रहा है, तो मैंने ये एक बॉन्ड फंड उठा लिया है ना। अब ये बॉन्ड्स वाला जो फंड है ना, इसका अगर परफॉर्मेंस 2020 से लेकर के 25 यानी बीते 5 साल का देखोगे तो वो लगभग 6.5 या 7 के आसपास रहा है, ठीक है। अब बेंचमार्क को तो इसने बीट नहीं किया है ना, बेंचमार्क इससे बेटर कमा रहे हैं, यानी कि दूसरे फंड्स जो हैं मार्केट के वो इससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडस्ट्री का एवरेज अच्छा है, इनका कम है। तो मैंने कहा नहीं रुको, एक बार इसको और थोड़ा सा लास्ट ईयर का देखा जाए। तो मैंने लास्ट ईयर का जब इसका परफॉर्मेंस देखा तो बॉन्ड फंड का बेटर आया, लगभग 8.5 के आसपास। तो ठीक है, अगर एवरेज पकड़ के चलें कि भाई कितना आ जाएगा, तो लगभग 8 या 7 के आसपास अपने को मिल सकता है, ठीक है, बॉन्ड में। अब जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं और वर्सेस जो लोग इक्विटी में खेलना चाहते हैं ना, रिस्क लेकर के, तो दोनों ही अगर फंड की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो हमें कितना मिलेगा एक्चुअली। तो अगर हम एवरेज कंजम्पशन की बात करें तो इक्विटी में हमें 14 का आ रहा है, डेट में लगभग 8 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जब हम रिटर्न के संग चार्जेस को माइनस कर लेते हैं तभी हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो डेट में मेरे को मिल रहा था 8% और लगभग मेरे जो चार्जेस इस पर पड़ रहे हैं, जो कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, इसके अलावा इंश्योरेंस का भी थोड़ा सा पैसा दे रहा हूँ, इसके अलावा स्विचिंग का भी मुझे चार्जेस लग जाएगा, पार्शियल विड्रॉल अगर 5 साल से पहले किया तो चार्जेस लग जाएगा। तो मैंने ना एक ओवरऑल एवरेज पकड़ा कि मेरे को ना लगभग 4% के आसपास हर साल कंपनी को भी देना पड़ रहा है। तो मेरे डेट के केस में केवल 4% का रिटर्न आया, वो भी तब जब मार्केट अच्छी चल रही है, मेरा म्यूचुअल फंड अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है तब। अब ऐसे ही मैंने इक्विटी का देखा तो कि इक्विटी में मैंने देखा था कि 14% के आसपास का एवरेज रिटर्न आ रहा था, जिसमें से कि मुझे 5% देना पड़ेगा इक्विटी फंड को मैनेज कराने के लिए। कैसे? वही वापस प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि 1.5%, 3%, 4% सबका मिला करके एवरेज 5% के आसपास बैठ रहा है। तो मतलब मेरा इक्विटी का रिटर्न जो है वो 11 है। तो अब अगर इक्विटी का रिटर्न 11 आपको ठीक लगता है तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि ये कोई सजेशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ना चार्जेस के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर एवरेज चार्जेस बताए। तो देखो ये है इसके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो आपको पहले साल में 6% आपके टोटल प्रीमियम पे लगेंगे, दूसरे साल में लगभग 5% लगेंगे, तीसरे साल से लेकर के 10वें साल तक 4% आपको देना ही देना पड़ेगा, प्लस 1.35 अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो और देना पड़ेगा, जो कि लगभग 5.35 के आसपास बैठता है, ठीक है। अब इसमें एक ये 45 रुपये का पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और लगेगा, जो कि हर मंथ आपसे और चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। ये है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि इक्विटी की केस में 1.35% हर साल लगने वाला है। और लेकिन अगर ओवरऑल बात करें कि जैसे जैसे आपका रिस्क फैक्टर, एज फैक्टर बढ़ता है तो आपके मोर्टेलिटी चार्जेस भी बढ़ते हैं, प्लस ये जो सारे चार्जेस हैं ये रिड्यूस भी होते जाते हैं। तो हो सकता है कि सम केसेस में आपको ये प्लान ठीक भी लगने लगे। लेकिन अगर बात करें डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस की, तो वहाँ अगेन आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं जब आप प्लान को सरेंडर कर रहे हो। तो अगर आप इस प्लान को लेने का मन बना चुके हैं तो सारी चीज़ें देखने, ध्यान समझ के उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि चार्जेस उसमें हर चीज़ के लग रहे हैं। अब अगर प्रोस कॉन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप SBI के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा प्रोस इसका यही है कि आप SBI एक ब्रांड नेम के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कौन्स की बात करें तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि आपको ना अदर प्राइवेट बैंक्स के प्लान में नहीं देखने को लगा। मोर्टेलिटी चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, ये हालांकि सब में होते हैं, बट बहुत नॉमिनल या कम अमाउंट के साथ होते हैं। इस प्लान के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 20 ईयर्स पूरे होने के बाद, आप इस पैसे को कन्वर्ट करा सकते हैं एन्युटी में, NUUIT, एन्युटी में। अब ये एन्युटी क्या होता है? एन्युटी होता है मतलब यानी कि पेंशन फंड, यानी कि एक पैसा आप पर्टिकुलरली कहीं जमा कर देते हो SBI में, और उसके बाद एक पर्टिकुलर परसेंटेज से गारंटीड एन्युटी आपको हर साल मिलने लगती है, जो कि 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख जो भी होगी वो अकॉर्डिंगली होगी। हालांकि इसका कैलकुलेशन, इसकी रेट ऑफ परसेंटेज अभी इस प्लान में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। इस प्लान का मेजर जो फोकस है वो फंड वैल्यू की
ऊपर ही है, यानी कि 20 ईयर्स लेटर जो फंड वैल्यू आएगा उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो से जुड़े या इस सब्जेक्ट से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।